सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अ परफेक्ट रोल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे मजे में होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, पहले जाओ और जाकर इसे देख लो। और आज के स्पेशल एपिसोड में तुम्हें बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो उम्मीद जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जब शीहाओ का सामना वहाँ जिन फैमिली के 8th अंकल से हो जाता है, जो कि यहाँ पर उसे बहुत ही ज्यादा प्रोवोक करता है, जिसके चलते अब वो लोग आपस में ही कम्पीट करना शुरू कर देते हैं। जहाँ पे शीहाओ यहाँ पे उस बंदे की बहुत बुरी तरीके से बैंड बजा देता है। और यहाँ जब ये बैटल कर रहे थे तो जो डिवाइन रेवोल्यूशन था वो बहुत ही बुरी तरीके से ट्रिगर हो जाता है, जिसके चलते अब शीहाओ इस एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करने वाला था, जिसके चलते वो यहाँ पर सभी को बताने लगता है कि मैं अब यहाँ से क्लोज डोर कल्टीवेशन में जाऊंगा और बेहतर यही होगा कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। लेकिन जैसे ही वो थंडर विलो ट्री के ऊपर गिरती है तो अचानक से इसका कलर भी चेंज हो जाता है और अब शीहाओ इस ट्राइब्यूशन के लिए कम्प्लीटली रेडी हो चुका था। और आगे हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें यहाँ पर एक नरेटर वॉइस बताने लगती है कि जब आर्चेक एरा चल रहा था तो तब दाव लॉस जो थे वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके थे। जितने भी कल्टीवेटिंग स्पिरिट्स तब हुआ करते थे तो उन सभी को ट्राइब्यूशन का सामना करना पड़ता था, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। इट डजंट मैटर कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, लेकिन अगर आप एक कल्टीवेटर हो तो आपको हर हाल में इस ट्राइब्यूशन का सामना अपने लाइफ के किसी न किसी फेज में सामना करना ही पड़ेगा। क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक डिवाइन बीइंग कभी भी एक मॉर्टल के पेट से पैदा नहीं होता, बल्कि ये जो ट्राइब्यूशन होते हैं ना, यही उन्हें डिवाइन बीइंग बनाते हैं। ये जितना ज्यादा खतरनाक है उससे भी ज्यादा ये पावरफुल है और कल्टीवेटर्स के लिए इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी शायद ही कोई हो सकती है। और ऐसे लोग सी ऑफ लाइटनिंग से पैदा होते हैं जो कि लाइटनिंग को मास्टर करने के लिए इस दुनिया में आते हैं। और इन्हीं में से एक बंदा हुआ करता था लाइटनिंग एम्परर, जो कि जैसे पैदा ही हुआ था लाइटनिंग को मास्टर करने के लिए, जिसने की अब तक की सबसे खतरनाक लाइटनिंग ट्राइब्यूशन को मास्टर करके दी मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट लाइटनिंग एम्परर का खिताब हासिल किया। और अगर इसकी ताकत की बात की जाए ना तो इसकी ताकत का कोई भी मैच नहीं। और हिस्ट्री में अब तक जितने भी एम्परर्स आए हैं कोई भी इसका मुकाबला करने के लायक भी नहीं था, कोई भी इसके सामने टिकने के लायक नहीं था। वो लाइटनिंग पर रूल नहीं बल्कि उन्हें डोमिनेट करता था। उसके कमांड पर उसके एक इशारे में ही जो थंडर पावर होती है वो किसी भी प्लेनेट को सेकंड्स में धराशायी कर सकती थी। वो 9 हेवन एंड 10 अर्थ के ऊपर जितनी भी थंडर्स होती है उनके ऊपर ऐसा चला करता था जैसे कि वो उसके लिए लैंड हो। उसके एक उंगली के इशारे से ही काफी सारे अमाउंट में थंडर बोल्ट्स गैदर हो जाती थी। उसकी ब्रीथ में ही ऐसा लगता था कि वो हेवनली थंडर के माइट को कैरी किए हुए है। इसी के साथ जैसे जैसे वक्त बीता गया और वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता गया, आगे चलकर उसने एक पूरे के पूरे रेलम को रूल किया और आगे चलकर इसकी ताकत और ज्यादा बढ़ती गई। इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसकी ताकत बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग हो गई और जो फॉरेन रेलम के कल्टीवेटर्स थे, जो किंग्स थे, वो तक उससे डरने लगे थे, जिसके चलते उन लोगों ने आपस में हाथ मिला लिया, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इसे खत्म नहीं करा गया तो फिर फॉरेन रेलम का जो बरसों पुराना सपना है हमारे 9 हेवन एंड 10 अर्थ को डिस्ट्रॉय करने का, वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। और फिर वो मोमेंट भी आया जब इन लोगों ने घात लगाकर जो थंडर एम्परर थे उसके ऊपर हमला किया और बहुत ही ब्रूटली उनको इमॉर्टल एंशिएंट्स एंड में मार दिया। और लेजेंड्स में ऐसा ही कहा जाता है कि वो मरते दम तक आखिरी वक्त तक लड़ता रहा, अकेले खड़ा रहा, टिका रहा, इनके सामने झुका नहीं और एंड में उसकी बॉडी ने इसका साथ छोड़ दिया। लेकिन वो तो मर गया, उसकी बॉडी ने तो साथ छोड़ दिया, लेकिन उसका जो दाव है वो हमेशा हमेशा के लिए इटर्नल बन के रह गया। अब इसी के साथ हमें वो मोमेंट भी दिखाया जाता है जहाँ पर थंडर एम्परर की मौत हो रही थी और जहाँ वाकई में उनके ऊपर बहुत ही ब्रूटली हमला किया, बट एट द एंड उनकी बॉडी ने उनका साथ छोड़ दिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सारी बातें जो है शीहाओ उस थंडर ट्राइब्यूशन के जरिए से अपने अंदर कॉम्प्रेहेंड कर रहा था और उसे ये सारी मेमोरीज भी बताई जा रही थी। और दूर से ये सारा नजारा 9 हेवन एंड 10 अर्थ के जो कल्टीवेटर्स थे, जो कि दूर दराज के इलाके से आए हुए थे, वही इस नजारे को विटनेस कर रहे थे और सभी की निगाहें इस वक्त हुआंग यानी कि अपने शीहाओ पे टिकी हुई थी। अब यहाँ पर अचानक से कुछ लोग आवाजाही करना शुरू कर देते हैं और तभी यहाँ पर हम फैट गाय को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि यार माहौल कुछ ज्यादा ही सन्नाटा वाला नहीं हो गया। ऐसा लग रहा है कि जैसे तूफान से आने से पहले की जो खामोशी है बिल्कुल वही वाला सीन हो। कि तभी यहाँ दो बंदे उसके पास आके खड़े हो जाते हैं, जिनमें से एक था अपना शी और जो कि यहाँ पे शीहाओ को ही देखे जा रहा था और इसका जो रेलम है वो व्हाइट ताओ रेलम है। इस दौरान हमें दूसरे बंदे के बारे में बताया जाता है जिनका नाम है किनहाओ और ये भी व्हाइट ताओ रेलम पे है। अब तभी किनहाओ कहने लगता है कि जरा देखो ये कितना पावरफुल और रेयर ट्राइब्यूशन है, मैंने आज से पहले कभी भी इतना स्ट्रॉन्गेस्ट ट्राइब्यूशन को कभी भी विटनेस नहीं किया, लेकिन हाँ अगर उसने इसे ट्रिगर किया है तो जाहिर है कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा। यहाँ पे सभी लोग यही देखकर हैरान थे कि जो थंडर ट्राइब्यूशन है ये गैदर तो हुआ है, लेकिन आखिर ये शीहाओ के ऊपर स्ट्राइक क्यों नहीं करा। अब इन्हें क्या पता शीहाओ के पास जो थंडर आर्मर है वो उसी थंडर एम्परर से बिलोंग करता है जो कि लाइटनिंग के ऊपर रूल किया करता था और जिसके चलते उसे यहाँ पर उसकी सारी पास्ट लाइफ की मेमोरीज दिख रही है। अब जिन
जिन फैमिली का एल्डर कहने लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, आखिर ये लाइटनिंग इस लड़के को स्ट्राइक क्यों नहीं कर रही है, अब तक तो इसकी बॉडी को इसे जला के राख कर देना चाहिए था, तो आखिर किस बात की देरी, या फिर यहाँ पे बस हमारे सामने कोई तमाशा चल रहा है। अब तभी यहाँ पे जिन फैमिली का दूसरा बंदा कहने लगता है कि इससे फर्क क्या पड़ता है, मुझे पूरा पता है कि वो बस इस हेवनली ट्राइब्यूशन को फोर्स कर रहा है, इतनी बड़ी बड़ी बातें जो कर ली है अब तो उसे कुछ न कुछ करके दिखाना ही होगा। लेकिन इस नौसिखी को कौन बताए कि अगर तुम थंडर को प्रोवोक करते हो तो इसे प्रोवोक करना बिल्कुल मौत को प्रोवोक करने जैसा है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, बस ये बेरहमी के साथ हमारे सामने मारा जाएगा। चलो देखते हैं कि आखिर ये किस तरीके से तड़प तड़प के मरता है। अब तभी यहाँ पर हमें ऊपर थंडर ट्राइब्यूशन के पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक तेज एक्सप्लोजन के साथ ऐसा लग रहा था कि जैसे जो 3000 प्रोविंसेस है उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनने लगता है। एक एक करके हर एक चीज यहाँ पर दिखाई जाती है, जिसे देखकर यहाँ के जो डिसाइपल्स थे वो भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि जरा देखो, देखने से ऐसा लग रहा है कि ये हमारा 3000 प्रोविंसेस है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। अब सभी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो चुके थे कि तभी उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि जरा देखो, ये तो हमारे क्लियर स्काई हेवन का ही पार्ट लग रहा है। यहाँ पे जब जिनसान के कानों में ये बात जाती है ना, तो यहाँ पर ये अंदर से पिलपिलाना शुरू कर देता है। इस कदर ये जल रहा था कि आसपास के लोग भी उसे फील कर पा रहे थे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जब वो गुस्से से तिलमिला रहा था, मिस वैंगशी उससे कहने लगती है कि जिनसान तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। लेकिन जिनसान यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा शीहा से जल रहा था। वो कहने लगता है कि जरा देखो, उस ट्राइब्यूशन का ग्रेड देखो, एक ट्राइब्यूशन का ग्रेड ही डिसाइड करता है कि आखिर तुम्हारे अंदर कितना ज्यादा पोटेंशियल है, तुम्हारे स्ट्रेंथ की लिमिट कितनी है, ये सब कुछ थंडर ट्राइब्यूशन का ग्रेड ही डिसाइड करता है। और आज जरा देखो ये किस मुकाम तक पहुंच गया है। ये असल में इस एरा की ही एक बहुत बड़ी क्लाइमिटी है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसके अंदर ऐसा क्या है कि इस एरा ऑफ क्लाइमिटी को इसने ट्रिगर कर दिया। आखिर उसमें से क्या खासियत है, क्यों आखिर इतने सारे लोगों में वो ही क्यों। यहाँ पे शीहाओ के प्रति जो इसकी जेलसी थी ना, वो देखने लायक थी। लिटरली वो जल उनके राख हो रहा था। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें शीहाओ को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि शीहाओ के आसपास काफी अमाउंट में थंडर एनर्जी हमें नजर आती है। और तभी यहाँ पे हमें हेवनली ट्राइब्यूशन का मैनिफेस्टेशन दिखाया जाता है। और जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो यहाँ पर हमें स्पेस के अंदर काफी सारे रिफ्ट को ओपन होता हुआ भी दिखाया जाता है। ये सारे स्पेटियल रिफ्ट किसी और ही जगह से कनेक्ट होते हैं, लेकिन इनकी तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही थी और एक के बाद एक दे दनादन जैसे जैसे ये रिफ्ट्स अपीयर हो रहे थे, शीहाओ भी इस जगह पर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था। यहाँ पर ये जो डिवाइन ट्राइब्यूशन का जो मैनिफेस्टेशन है, इसके अंदर शीहाओ खुद को काफी ज्यादा छोटा पाता है, लेकिन वो आसपास की हर एक जगह को बहुत ही डिटेल से एक्सप्लोर करता जाता है और पता लगाना चाहता था कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। अब तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें इतने सारे जो स्पेशियल क्रैक थे, इन्हीं में से एक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो जो स्पेस के अंदर क्रैक था वो किसी और जगह से ही जैसे लिंक करता हो। और जहाँ पे हम देखते हैं कि चारों तरफ भगदड़ का माहौल था और लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे थे और कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए, इन सबको जान से मार डालो। और हम देखते हैं कि दो पक्ष के लोग आपस में भिड़ जाते हैं और देर तनातन इनके बीच फाइट होती रहती है। और बेसिकली यहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी अपने होमलैंड के लिए फाइट कर रहे थे और यहाँ पर इनके फैमिली के मेंबर्स भी अपनी जान को दांव पे लगाकर अपनी जमीन को बचाने के लिए भिड़ जाते हैं। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि फॉरेन लैंड के जो कल्टीवेटर्स थे ना, उन लोगों ने यहाँ पे धावा बोल दिया था और वो लोग अपने बड़े बड़े बीस्ट के जरिए से यहाँ पर जितने भी लोग थे उनके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो 9 हेवन एंड 10 अर्थ के लोग थे ना, वो लोग बिल्कुल भी हार नहीं मानते। वो अपनी आखिरी सांस तक यही कह रहे थे कि चाहे जो हो जाए, हम अपनी जमीन को कभी भी इनके हवाले नहीं छोड़ने वाले। लेकिन बेचारों की मेहनत रंग नहीं लाती, वो लोग आखिरी दम तक यहाँ पे फाइट तो करते हैं, पर तभी एक जायंट सा स्टोन इनके ऊपर आके गिर जाता है, जिसके चलते यहाँ पर काफी सारे लोग मारे जाते हैं। इसी के साथ हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर भी सेम माहौल चल रहा है और ये लोग भी बेसिकली फॉरेन रियलम के कल्टीवेटर से अपनी जगह को बचाने के लिए यहाँ पे फाइट कर रहे थे, यानी कि अपनी मातृभूमि के लिए। यहाँ पे जब ये नजारा सभी लोग देखते हैं ना, तो वो लोग भी दंग रह जाते हैं। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी यहाँ पे हम वापस से रैबिट गर्ल को देखते हैं, जो कि ये नजारा देखकर कहने लगती है, ये क्या चीज है, आखिर ये किस टाइप का ट्राइब्यूशन है, आखिर ये करना क्या चाहती है, क्या ये इस एंटायर 9 हेवन एंड 10 अर्थ की जो एरा क्लाइमिटी है उसे पूरी तरीके से डिवोर करना चाहती है, वो भी अकेले। अगर ऐसा हुआ तो मुझे नहीं पता कि आखिर हमारे 9 हेवन एंड 10 अर्थ का क्या होगा फिर। यहाँ पे तभी हम उसे प्रिंसेस लिन को देखते हैं, जहाँ पर वो कहने लगती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, और वो अपने लोगों को बताने लगती है कि लेजेंड्स का कहना है कि काफी सारे हेवनली ट्राइब्यूशन है जिन्हें की रैंक किया गया है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा भी ट्राइब्यूशन है, यानी कि हेवनली ट्राइब्यूशन जिसे की रैंक नहीं किया गया, जिसे की अनरैंक्ड हेवनली ट्राइब्यूशन भी कहा जाता है। और इसके बारे में कहा यह भी जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा यूनिक और बहुत ही ज्यादा रेयर है, ऐसा थंडर ट्राइब्यूशन जैसे कि आज से पहले कभी भी देखा नहीं गया, जिसके चलते इसे किसी भी कैटेगरी या किसी भी रैंक में नहीं रखा गया। एक ऐसा ट्राइब्यूशन जो कि अपने टेस्ट देने वाले को पैदा होते साथ ही पिक कर लेती है, ताकि फ्यूचर में वो उसका टेस्ट ले सके। और अगर ये बात वाकई में सच है तो मुझे लगता है कि शायद हुआंग वही चोजन पर्सन है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। अब तभी यहाँ पे हम शीहाओ को देखते हैं, जो कि ये सारा नजारा
देखते साथ ही सीधा आगे की ओर बढ़ा चला जाता है और बेसिकली वो उन्हीं में से एक क्रैक की तरफ बढ़ा चला जाता है। अब तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर काफी सारे अजीब से क्रिएचर्स को दिखाया जाता है जो कि जमीन को फाड़ते हुए बाहर निकलते हैं। और ये जो कोई भी थे ये ऐसा लग रहा था कि इन्हें जमीन के अंदर दफना के रखा गया और काफी सालों से ये वहाँ पे बंद है। और तभी हमें बताया जाता है कि ये असल में 10 अर्थ्स ट्राइब्यूशन है जो कि हेवनली ट्राइब्यूशन का फर्स्ट लेवल है। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि काफी सारे जो अनडेड क्रिएचर्स है ये एक के बाद एक हरकत करना शुरू कर देते हैं, अपने पैरों के बल खड़े हो जाते हैं और काफी क्रीपी वे में सामने की ओर ये बढ़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे चारों तरफ का माहौल देखकर ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ब्रूटल बैटल यहाँ पे लड़ी गई होगी जिसमें काफी सारे लोग मारे गए होंगे। अब तभी इन्हीं सब के बीच में यहाँ पे एक बंदा अपीयर होता है, व्हाइट ड्रेस में मौजूद था, बाल जिसके लंबे थे और आंखों में फुल किलिंग इंटेंट। ये था अपना शीहाओ। यहाँ जब शीहाओ आता है तो वो भी आसपास का नजारा देखकर दंग रह जाता है। वो भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर यहाँ पे हुआ तो हुआ क्या। पर बिना किसी देर के वो सबसे पहले अपनी दालो इमोर्टल स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उसे हमते साथ ही वो सबसे पहले आगे की ओर बढ़ने लगता है जहाँ उसे काफी सारे लोग नजर आते हैं जो कि यहाँ पर उसी की ओर बढ़ने वाले थे। लेकिन तभी शीहाओ सीधा निकालता है अपनी तलवार को और इन सभी को स्लॉटर करते हुए आगे बढ़ा चला जाता है। यहाँ पे दिखने में ऐसा भी लग रहा था कि ये वर्ल्ड पूरी तरीके से अपसाइड डाउन हो चुकी है, लेकिन शीहाओ फिर भी बैटल करता रहता है और तभी एक बड़ी सी चट्टान जैसे इनके ऊपर गिरने वाली थी। लेकिन शीहाओ यहाँ पे कमाल की फाइट करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा था और तभी अपनी स्वॉर्ड को वो चला के आगे की ओर मारता है और उसके रास्ते में जितने भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं द ग्रेट दालो इमोर्टल स्वॉर्ड किसी को भी नहीं बख्शती, लिटरली सबको स्लॉटर करके रख देती है। और जहाँ जहाँ जिन्हें भी वो मारते हुए आगे जाती है ना उन सभी की बॉडी यहाँ पर तेजी से एक्सप्लोड कर जाती है। पर शीहाओ यहीं पे नहीं रुकने वाला था क्योंकि यहाँ पर वो जो अनडेड क्रिएचर्स थे इनकी तादाद बढ़ती ही जा रही थी। तो वो पकड़ता है अपनी स्वॉर्ड को और साथ ही अपनी कुनपेंग टेक्निक को भी अनलीश करता है, जिसके बाद आता है उसका वो जायंट सब बीस्ट। और यहाँ उसका जो बर्ड बीस्ट है वो आते साथ ही इतनी कमाल की बिजली को वो दौड़ा देता है कि यहाँ पर आसपास जितने भी लोग उसके ऊपर हमला करने आते ना लिटरली इनकी बॉडी चल के राख हो जाती है। मतलब कि पल भर में ही शीहाओ ने यहाँ पर इन सभी का काम तमाम कर दिया था। इसी के साथ हम देखते हैं कि लिटरली शीहाओ ने पलक झपकती यहाँ पर काफी ज्यादा स्लॉटर कर दिया था और तभी वहाँ पे वो आके सामने वाली चोटी पे खड़ा हो जाता है और यहाँ उसे अपने सामने ऐसे ही लोगों की फौज नजर आती है। पर शीहाओ ने इतने सारे लोगों को स्लॉटर किया था कि लिटरली उसके पीछे इनका ढेर लग चुका था। जो देखते साथ ही यहाँ पर लिटिल हेवन प्रिंस कहने लगता है कि शुक्र है कि यार हम इसके दुश्मनों के लिस्ट में नहीं है वरना हमारा क्या हाल होता। यहाँ पे उसकी बात सुनकर जो यू लॉन्ग था वो कहने लगता है कि हाँ बात तो तुम्हारी सही है क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कहते हुए अफसोस हो रहा है कि मैंने इसे सच में बहुत ही कम आंका था, लेकिन ये तो मेरी उम्मीद से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर है। लेकिन कहते हैं ना कि हर एक ताकत की एक सीमा होती है और जैसे जैसे वो अनलिमिटेड बैटल्स को लड़ता जाएगा उसकी ताकत की भी सीमा तक वो पहुंच जाएगा और फिर इवेंचुअली उसकी ताकत भी खत्म हो जाएगी और वो भी हार जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम हमारे शीहाओ को देखते हैं जहाँ पर इसका प्लान तो कुछ और ही था और वो यहाँ पर तेजी से आगे बढ़ते हुए हर एक बंदे को स्लॉटर करना शुरू कर देता है। उसके रास्ते में जो कोई भी आता है वो उसे लिटा लिटा के मारता है, बहुत बुरी तरीके से मारता है। लिटरली उनकी बॉडी को किस किस एंगल से वो काटता है इसका मैं तुम्हें बता तक नहीं सकता। और जो शीहाओ की स्पीड थी वो कोई नॉर्मल कल्टिवेटर तो अपनी आंखों से देखकर पता भी नहीं लगा सकता कि आखिर वो मूव किस तरफ कर रहा है। लेकिन मेरी कल्टिवेशन ज्यादा है सो आई नो मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब यहाँ बैंक फैमिली का पॉइंटर कहने लगता है कि जरा गौर से देखो ये बंदा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ब्रदर जिन तुम्हें बहुत ही अच्छे से देखना चाहिए, इसे देखो, इसकी कल्टीवेशन पे मत जाओ और इसके टैलेंट को देखो। और इसके लिए जीनियस का जो टाइटल है ना ये भी अब इसको डिस्क्राइब करने के लिए बिल्कुल भी इनफ नहीं है, बल्कि ये तो एक चलता फिरता मॉन्स्टर है जिसके अंदर सेंसेस है और जिसे बखूबी पता है कि आखिर कब कहाँ किसे कैसे मारना है। और तो और दिमाग से ये कितना तेज है ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जिन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वो कहने लगता है कि अगर ये लड़का बहुत ही जल्द मारा नहीं गया ना तो ये हमारे दोनों क्लैन के लिए एक ऐसा थ्रेट बन जाएगा जो कि आगे चलकर हम सभी को मिटा के रख सकता है, तो इसका हर हाल में मरना जरूरी है। अब ये सुनकर वो एल्डर कहने लगता है कि क्या मौत भी इसके लिए शायद छोटा पड़ जाए, हमें तो इसके साथ कुछ बहुत ही बड़ा करना होगा। ये कहते हुए वो अपने पास से एक साउंड ट्रांसमिटिंग तलिस्मान को बाहर निकालता है जो कि ग्रीन कलर का था और उसे लेते साथ ही वो अपनी मुट्ठी को टाइट करता है और उसे क्रश कर देता है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और अब हम शीहाओ को देखते हैं जो कि तेजी से आगे बढ़ता है। अचानक से उसके सामने स्पेस के अंदर एक फ्लक्चुएशन होता है और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक मैसिव सा फिगर अचानक से उसके सामने आके अपीयर हो जाता है, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये असल में हेवनली ट्राइब्यूशन मैनिफेस्टेशन के जो 10 अर्थ ट्राइब्यूशन है उसका गेट कीपर है। लिटरली इसका फिगर बहुत ही ज्यादा मैसिव था और इसकी बड़ी आंखें शीहाओ को ही घूरे जा रही थी और तेजी से उसकी तरफ वो बढ़ने भी लगती है। जहाँ इसके सामने शीहाओ किसी चींटी समान फील कर रहा था। अचानक से हम देखते हैं कि ये जो जायंट सा क्रिएचर था यानी कि ये जो गेट कीपर था ये अपना हाथ हवा में उठाता है और सीधा शीहाओ की तरफ एक जोरदार अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर अपना शीहाओ भी बिल्कुल भी देरी नहीं करता। वो निकाल
निकालता है अपनी स्वॉर्ड को और चला के सीधा उसके हाथ में दे मारता है, जिसके चलते एक ह्यूज इम्पैक्ट उसके स्वॉर्ड और इस जायंट से हाथ के कोलाइड होने की वजह से निकल रहा था और जैसे कि शिहाओ अकेले ही वहाँ पे खड़े होकर काउंटर कर रहा था। लिटरली शिहाओ इस बंदे को अपने सिंगल स्ट्राइक से ही ऑलमोस्ट निपटा के रख देता है। अब तभी हम शिहाओ को देखते हैं जो कि यहाँ से काफी आगे बढ़ चुका था और वो हेवनली रेवोल्यूशन के जो सेकंड लेवल है उसके एंट्रेंस पे पहुंच जाता है, जिसका मतलब ये है कि शिहाओ ने जो दालुओ इमॉर्टल स्वॉर्ड से जो स्वॉर्ड स्ट्राइक किया था उसके एक स्ट्राइक से ही उसने उस गेट कीपर को निपटा दिया था। अब सेकंड लेवल का जो एंट्रेंस था ना, ये हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा मिस्टीरियस था। लिटरली यहाँ पे जो एंट्रेंस था वो दिखने में ऐसा लग रहा था कि कोई यूनिवर्स का अपना ही एक अलग पार्ट हो। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि शिहाओ सीधा उसके अंदर रवाना हो जाता है और तभी हमें सेकंड लेवल के हेवनली रेवोल्यूशन के मैनिफेस्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जो कि सीधा स्पेस वर्ल्ड से शिहाओ को कनेक्ट करती है और चारों तरफ यहाँ बस प्लैनेट से प्लैनेट्स और जो बाकी के गैलेक्सीज है वो नजर आती है। लेकिन सामने वाला जो गैलेक्सी है जो शिहाओ को बिल्कुल आगे की ओर लीड कर रहा था, शिहाओ उसके अंदर समाते साथ ही एक अलग ही डिफरेंट वर्ल्ड में पहुंच जाता है और ये जो इलाका था ये बर्फीले इलाकों में से एक था और हमें बताया जाता है कि ये असल में जो 9 हेवन रेवोल्यूशन है उसका लेवल 4 से लेवल 8 का एरिया है। और ये जगह इतनी ज्यादा विशालकाय थी ना कि यहाँ पर काफी सारे लावा से बने हुए गेट्स मौजूद थे और ये गेट्स कोई बहुत मामूली गेट नहीं बल्कि इन लावा के अंदर जैसे अलग ही एंशिएंट वर्ल्ड एग्जिस्ट किया करता था। और इन्हीं में से एक दरारों के बीच में हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जिसे कि क्लियर स्काई हेवन रेवोल्यूशन कहा जाता है, जो कि 9 हेवन रेवोल्यूशन का एक पार्ट है। और ये जगह जो थी ना, ये ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ब्रूटल बैटल का हिस्सा बनी थी और पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी थी। इसी के साथ कहानी आगे बढ़ती है और शिहाओ बढ़ते बढ़ते बाउंडलेस हेवन रेवोल्यूशन के पास पहुंच जाता है, जो कि पहले वाली की तरह वन ऑफ द 9 हेवन रेवोल्यूशंस का ही एक हिस्सा है। इसी के साथ शिहाओ आगे बढ़ता चला जाता है, फिर वो पहुंच जाता है ग्रेट स्कारलेट हेवन रेवोल्यूशन के पास। लेकिन फिर घूम फिर के शिहाओ का डिवाइन सेंस वापस उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर कि वो मौजूद था। अब तभी सामने से कुछ फील होता है, हम देखते हैं कि एक जायंट सा फिंगर जैसे उसी की ओर पॉइंट कर रहा था और जो कि शिहाओ से कहने लगता है कि चुप हो जाओ, बिल्कुल भी मत बोलना। अब तभी हम देखते हैं कि उस फिंगर से एक पर्पल कलर की रे निकलती है, जो कि ऐसा लग रहा था कि टाइम फ्लो है। और यहाँ हमें काफी बड़े बड़े दिग्गज दिखाए जाते हैं जो कि फॉरेन रियल्म से जैसे बिलोंग करते हो। इनमें से एक नाम आता है ओरिजिन एम्परर क्लैन के एनजे की, जो कि हेवनली रेवोल्यूशन के द्वारा ही मैनिफेस्ट किया गया है। अब यहाँ पर इतने बड़े दिग्गज के सामने शिहाओ मौजूद था और यहाँ पर जो एनजे होती है वो कहने लगती है कि हम लोग इस रियल्म के टॉप जीनियसेस हैं। ये कहते हुए ये पूरे के पूरे एंटायर स्पेस को ही अपने कंट्रोल में लेने लगती है और अचानक से वो जो टाइम फ्लो था वो पूरी तरीके से गायब हो जाता है। सब के सब अपने ऑरा को अनलीश करते हैं, जिसके चलते शिहाओ के ऊपर एक काफी तगड़ा वाला इम्पैक्ट पड़ता है और शिहाओ खुद को संभालते हुए कहने लगता है कि ये तो पूरे के पूरे एंटायर स्पेस को ही अपने कंट्रोल के अंदर ले रही है और अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। जिस पर वो लड़की कहने लगती है कि अगर मुझे पहले पता होता ना कि तुम्हारे जैसा एक लोली इंसेक्ट यहाँ पे आ रहा है तो मैं कब का तुम्हें मसल के रख देती, लेकिन तुम्हें मारने के लिए मैं नहीं आती बल्कि मेरे जो चमचे है ना वही तुम्हारा काम तमाम कर देते हैं। लेकिन तुम यहाँ तक आ गए हो और मुझे अब पता चल रहा है कि मैं बस एक छोटे से कीड़े के लिए यहाँ पे आई हूँ। ये कहते हुए वो अपनी 1000 स्वॉर्ड्स को कमांड देना शुरू कर देती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सारी जो स्वॉर्ड्स थी 10,000 से भी ज्यादा वो एक साथ हवा में फ्लाई करना शुरू कर देती है और शिहाओ की तरफ चार्ज करती है। ऐसे ही आसपास की जो भी लाखों स्वॉर्ड्स थी वो यहाँ पर उसके एक इशारे पर तेजी से शिहाओ का चक्कर काटती है और तभी शिहाओ भी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते साथ ही सीधा उसकी तरफ एक अटैक करता है। साथ ही वो एक बैरियर को भी प्रिपेयर करता है। इसी के साथ घुमा के शिहाओ एक डबल स्लैश अटैक कर देता है जो कि एक्स के शेप में तेजी से उसी ओर बढ़ा चला जाता है। अब यहाँ पे ये देखते साथ ही हम देखते हैं कि जो आंजी थी ना वो भी यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को सीधा चला के मारती है और शिहाओ की तरफ से फेंक देती है, जो देखकर शिहाओ कम्प्लीटली उससे डॉज कर देता है। लेकिन तभी शिहाओ को फील होता है कि आखिर इसका अटैक मिस कैसे हो सकता है, क्योंकि वो अटैक शिहाओ को छुए बिना ही उसके पास से निकल गया। हालांकि शिहाओ ने इसे डॉज तो किया था लेकिन उस अटैक का टारगेट कभी भी शिहाओ था ही नहीं। और तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक ओल्ड मैन जिसके गोद में एक बच्चा था और इस स्वॉर्ड का टारगेट था असल में ये बच्चा, जिसे देखते साथ ही वो ओल्ड मैन कहने लगता है कि प्लीज इस बच्चे को बचा लो। तभी शिहाओ उसके पास तेजी से जाने लगता है, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता वो जो तलवार थी वो यहाँ इस ओल्ड मैन के आर पार हो चुकी थी, जिसे देखकर शिहाओ की आंखें ऐसे खुली के खुली रह जाती है। तभी यहाँ पर वो लेडी कहने लगती है कि तुम कितने बड़े वाले बेवकूफ हो, तुम यहाँ पर हेवेंस का सामना कर रहे हो और तुम्हें दूसरों की जान की पड़ी है। हाँ सच में तुमसे बड़ा बेवकूफ तो कोई भी नहीं और तुम्हारा दिमाग इतनी आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो सकता है कि मुझे अब जाके पता चला। जिसका मतलब ये है कि तुम वाकई में वर्दी नहीं कि तुम मेरे हाथों मारे जाओ, लेकिन क्योंकि तुम इस लेवल तक आए हो और मेरा तुमने सामना किया है तो मैं तो तुम्हें अपने हाथों से ही मारूंगी। अब तभी यहाँ पर वो अनलर्न क्लैन की टेक्निक का यूज करती है, जिसे देखकर शिहाओ भी समझ जाता है और यहाँ पर एक जायंट सी जो स्वॉर्ड थी वो सीधा शिहाओ की तरफ चार्ज करती है। तभी यहाँ पर वो लेडी कहने लगती है कि अब चलो मैं तुम्हारे लिए आसानी पैदा करती हूँ ताकि यहाँ पर कोई भी ऑब्स्टिकल बचे ही ना। और लिटरली वो एक चुटकी के इशारे से ही उस स्वॉर्ड के काफी सारे टुकड़े
पूरे कर देती है, जो कि मल्टीपल स्वॉर्ड्स में बदलते साथ ही यहाँ पर जितने भी लोग थे उन सभी को स्लॉटर करना शुरू कर देती है। इस दौरान यहाँ पर हमें यूजिन नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि फॉरेन एम्परर क्लैन से बिलोंग करता है और ये भी हेवन रेवोल्यूशन के द्वारा मैनिफेस्ट किया गया है। और ये बंदा कहने लगता है कि असल में मुझे ना कलर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं, और तभी वो भी यहाँ पर अपनी अटैक को अनलीश करता है, जिसे देखकर शीहाओ कहने लगता है कि तुम सभी लोग बहुत बुरी मौत मरोगे। और तभी शीहाओ यहाँ पर यूजिन की तरफ चार्ज करता है। इसको अपनी तरफ आता हुआ देखकर यूजिन स्माइल करता है, फिर अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए उसके जरिए से एक सर्कल को बनाता है और सीधा उस ब्लैक सर्कल को शीहाओ की तरफ थ्रो करता है, जिसके चलते शीहाओ जैसे अपने दालू इमोर्टल स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला करता है ना, तो यहाँ पर अचानक से उस बंदे की बॉडी पूरी तरीके से यहाँ ट्रांसपेरेंट हो जाती है और शीहाओ का अटैक उसके आर पार निकल जाता है, जो देखकर शीहाओ भी कंफ्यूज था कि आखिर ये गए तो गए कहाँ। तभी हम देखते हैं कि जो आंजी थी ना, वो यहाँ पर कहने लगते हैं कि अफसोस की बात है कि हम सभी लोग यहाँ पर एक चींटी को मारने के लिए आए तुम्हारे साथ, तो अब लड़ने में भी मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। अब तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो दोनों वापस से शीहाओ के ऊपर हमला कर देते हैं। तभी यूजिन यहाँ पर स्पेस में क्रैक करता है और जिसके अंदर से हम देखते हैं कि वही 1000 जो स्वॉर्ड्स थी ना, वो सीधा यहाँ पर एक के बाद एक जैसे ही बाहर आती है तो वो लोग एक जायंट से बॉल का शेप लेने लगती है और यहाँ शीहाओ उसके सामने था, यानी कि उस अटैक का टारगेट था शीहाओ। इसी के साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सारे के सारे जो स्वॉर्ड्स थे वो आपस में मिलकर एक जायंट से एंशिएंट ड्रैगन का फॉर्म ले लेते हैं और तभी यहाँ पर वो लेडी उस एंशिएंट ड्रैगन को शीहाओ के ऊपर उतार देती है। यहाँ पे ये देखना ही था कि तभी हम देखते हैं कि शीहाओ इमीडिएटली अपने सामने एक बैरियर को बना लेता है, लेकिन वो ड्रैगन लगातार उसके बैरियर पर हमला करते हुए दे तनातन उसके ऊपर हमले पे हमला किए जाता है, जिसके चलते काफी सारे जो स्वॉर्ड्स थे ना, वो यहाँ पर उस बैरियर के आर पार होते हुए शीहाओ के बॉडी से भी टकराते हैं, जिसके चलते शीहाओ के बॉडी के ऊपर भी काफी सारी स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, यहाँ तक कि इसके बॉडी से खून भी निकलता है। लेकिन शीहाओ जैसे तैसे करके उन सारे जो स्वॉर्ड स्ट्राइक्स को सर्वाइव कर ही लेता है और उनमें से कुछ तो उसकी बॉडी को बिल्कुल लहूलुहान भी कर देती है। लिटरली इस वक्त शीहाओ का चेहरा देखने लायक था, क्योंकि यहाँ पर मिलियन ऑफ स्वॉर्ड्स ने एक साथ मिलकर उस पर हमला किया था, जिनमें से 99% स्वॉर्ड्स को शीहाओ ने बहुत ही अच्छे से डॉज कर लिया था, पर बाकी जो शीहाओ की बॉडी से टकराया ना, उसने तो शीहाओ की हालत खराब करके रख दी थी। पर तभी शीहाओ के पीछे एक और एंटिटी आ जाती है, जिसे देखकर शीहाओ इमीडिएटली उसे फील कर लेता है और उसके ऊपर पलट के हमला करता है, लेकिन तब तक वो यहाँ से गायब हो जाता है। अगले ही पल वो बिल्कुल शीहाओ के बहुत करीब आ चुका था। शीहाओ को इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और अचानक से उसे उसके अंदर ग्रैंड एल्डर दिखाई देता है, एक ऐसा इल्यूजन जो कि रियलिटी को भी जैसे मात दे दे। यहाँ पे ग्रैंड एल्डर से कहने लगते हैं कि तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया है, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, मैंने इंपीरियल पास की जिम्मेदारी तुम पे सौंपी थी, लेकिन तुमने क्या किया, तुम नाकाम रहे। अब जब ग्रैंड एल्डर की ये बात शीहाओ सुनता है ना, तो वो कम्प्लीटली डिस्ट्रैक्ट हो चुका था। तभी वो जो लेडी थी वो यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड सीधा शीहाओ के पेट में उतार देती है और यहाँ पीछे से किया गया अटैक शीहाओ को बहुत बुरी तरीके से लगता है, वो इंजर्ड होकर गिरने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर वो जो यूजिन था वो अपनी रिवर्स टेक्निक का यूज करता है और तभी हम देखते हैं कि शीहाओ जो कि जमीन पर गिरने लगता है, अचानक से वो वापस से उसी जगह पर आ जाता है और इस बार उसे एक और इल्यूजन नजर आती है और जो कि उसकी मास्टर विलो गॉड थी, जो कि उससे कहने लगता है कि बच्चे मैं मर रही हूँ और इसके जिम्मेदार तुम हो और तुम भी मरने वाले हो और एक एक करके सब लोग मारे जाएंगे, सब के सब डार्कनेस में अकेले मारे जाएंगे, हमें बचाने वाला कोई भी नहीं है। यहाँ पर शीहाओ काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी यहाँ पर जो आंजी है वो कहने लगती है कि दुनिया की जो मोह माया है ना, ये तुम्हें आज यहाँ पे भारी पड़ने वाली है और तुम्हें अपने साथ ले डूबेगी। एक कल्टीवेटर होकर अटैचमेंट्स रखना ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है और जिसका खामियाजा आज तुम्हें भुगतना होगा। ये कहते हुए वो अपनी चेन्स को शीहाओ की तरफ थ्रो करती है, जो कि इसके हाथ से होते हुए इसके हड्डियों के बीच से आर पार हो जाती है और फिर उसके पूरे हाथ पैर सभी को जकड़ लेती है, जिसके चलते शीहाओ को यहाँ पे बहुत ज्यादा पेन होता है और वो दर्द के मारे छटपटाना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके फोरहेड पर वो मार कर ग्लो करने लगता है और शीहाओ यहाँ अपनी पूरी जी जान लगाते हुए उन चेन से खुद को फाइनली आजाद कर लेता है। सो होमीज हमारा आज का ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन इसके नेक्स्ट पार्ट में काफी ज्यादा मजा आने वाला है और शीहाओ इस ट्राइब्यूशन से कैसे बाहर निकलता है और उसे कौन सी बड़ी अपॉर्चुनिटी आगे हासिल होती है, ये सब कुछ हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।